हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी। ये सॉलिड बॉडीज़ को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिजिड बॉडी और दूसरा है इलास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी वो होती है जिस पर कि हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज अगर ना हो तो ऐसे बॉडीज़ को रिजिड बॉडी कहा जाता है। और इलास्टिक बॉडी वो होती है जिसमें अगर हम एक्सटर्नल फोर्स यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बॉडी के शेप और साइज़ में अगर चेंज आती है तो ऐसे बॉडीज़ को इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर इसी इलास्टिक बॉडीज़ के नेचर और उसके बिहेवियर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिसिटी को समझने के लिए जैसे इलास्टिक बॉडीज़ में जनरली आप लोग स्प्रिंग और रबड़ और वायर जो है मेटेलिक वायर, इसको आप देखते होंगे। तो स्प्रिंग या रबड़ में क्या होता है या मेटेलिक वायर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग को अगर हमने इस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो एक्सटर्नल फोर्स हम जैसे ही लगाएंगे तो इसके लेंथ में जो है लेंथ इसका इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी कि इसका लेंथ जो है अब इंक्रीज़ करके मान लीजिए कि इसका ओरिजिनल लेंथ जो है कैपिटल एल है। तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स को जो है डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। तो जैसे ही हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम इस स्प्रिंग के इसके लेंथ के अलोंग जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो इसका ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा और उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यानी कि सपोज़ करिए कि इस फोर्स के लगाने से इसका लेंथ में जो इंक्रीज़ हुआ वो है डेल्टा एल। अब जैसे ही हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम हटाएंगे तो ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप यानी कि कैपिटल एल को रिगेन कर लेगा। यानी कि अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में फिर से वापस आ जाएगी। जब हम इसमें लगाने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर यह अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन कर लेगा। तो इस स्प्रिंग की इस प्रॉपर्टी को ही इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब है कि किसी भी बॉडी के अंदर वह प्रॉपर्टी जिस पर कि अगर हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से उसके शेप या फिर साइज़ में अगर चेंज हो, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम हटा दें तो वो उस प्रॉपर्टी की वजह से अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन कर लेता है। तो मटेरियल के इसी प्रॉपर्टी को ही इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम बॉडीज़ को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ वो है ऐसी बॉडीज़ जिस पर कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर वो उसके शेप और साइज़ में चेंज आ जाती है, लेकिन जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो वह अपने पूरी तरह से अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को गेन कर लेता है। तो ऐसे बॉडीज़ को परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ कहा जाता है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ के जो एग्जाम्पल है वो है क्वार्ट्ज और फॉस्फर, ब्रोंज। और जो सेकेंड टाइप ऑफ बॉडीज़ है वो है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ वो होती है जिस पर कि अगर हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज़ में जो चेंज आ जाती है वो परमानेंट चेंज होती है। यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम हटा दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से वापस नहीं आती है। तो ऐसे बॉडीज़ को परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ कहा जाता है।
इसमें जो एग्जाम्पल है वो है क्ले, वैक्स एटसेट्रा। अब जो है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है limit of elasticity that maximum value of deforming force, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स का वह मैक्सिमम वैल्यू है जिस पर कि कोई भी बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, यानी कि उस वैल्यू के अबव जो है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है और उस वैल्यू तक या फिर उससे कम, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स के वैल्यू तक या फिर उस वैल्यू से कम पर बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। यानी कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम हटा दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन कर लेता है, तो उस लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स को ही लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब आइए स्ट्रेस। मान लीजिए कि कोई वायर है जिसका कि एक एंड को एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया गया है और दूसरा एंड जो है इसका वायर का फ्री है। इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो है कैपिटल L। अब जब हम इस वायर पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, वायर जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट द वायर जो है वो सेम है। तो अगर हम इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से इसकी लेंथ में जो है लेंथ इसका इंक्रीज कर जाता है। सपोज इसके लेंथ जो है डेल्टा L इसका इंक्रीज हो गया और जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया वो है कैपिटल F। तो जैसे ही हम ये F जो है एक्सटर्नल फोर्स है जो इसको कि हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसके ओरिजिनल लेंथ में जो इंक्रीज़ हुआ वो डेल्टा L जो कि इसके चेंज इन और इंक्रीज़ इन लेंथ है। तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस एक्सटर्नल फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल फोर्स जो है F' ये डेवलप होती है। तो इसी इंटरनल फोर्स की वजह से जब हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को जब हम हटाते हैं तो इस इंटरनल फोर्स की वजह से फिर से ये वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो क्या होता है कि ये जो इंटरनल फोर्स है इसको कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो होता है ये डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये जो रिस्टोरिंग फोर्स F' है वो एक्सटर्नल फोर्स F के इक्वल होता है, F जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होती है। तो स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस जो है यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन को ही स्ट्रेस कहा जाता है। यानी कि स्ट्रेस जो होगा वो हो जाएगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
विच इज़ इक्वल्स टू, अब रेस्टोरिंग फोर्स जो है ये डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होती है, और एरिया क्रॉस सेक्शन जो है सपोज ए है तो स्ट्रेस इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन ए, और इसकी जो यूनिट होगी वह होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेस जो होती है वो तीन तरीके के स्ट्रेस होते हैं। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में तीन तरह के होती है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा है आपका वॉल्यूम और नॉर्मल स्ट्रेस, और थर्ड है शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो होती है वो होती है कि जब हम वायर किसी भी वायर के अलोंग जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि उसके लेंथ के अलोंग जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो उसके लेंथ में जो चेंज आती है उस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण, तो ऐसे फोर्स को ऐसे स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहा जाता है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगी वो हो जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज F अपॉन A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम स्ट्रेस किसी भी बॉडी पर अगर हम उसके 3 डायमेंशनल बॉडी पर अगर हर डायरेक्शन से अगर हम फोर्स लगाते हैं नॉर्मली, तो जो स्ट्रेस क्रिएट होती है तो उसको वॉल्यूम स्ट्रेस कहा जाता है। तो सपोज करिए कि एक ये स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, जिस पर कि हम ऑल डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। इसका इनिशियल जो वॉल्यूम था, सपोज करिए इसका इनिशियल वॉल्यूम V था, तो ऑल डायरेक्शन से सभी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर इसके एरिया पर अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं सभी डायरेक्शन से, तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगी और इसका शेप जो है सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम इसका रिड्यूस हो जाएगा। तो वॉल्यूम मान लीजिए कि अब जो है वॉल्यूम में इसमें जो चेंज आया तो वो है चेंज होने के बाद V माइनस डेल्टा V। अब वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम उसका V था, अब इस पर फोर्स चारों तरफ से फोर्स लगाने पर इसका वॉल्यूम में जो चेंज आया V माइनस डेल्टा V। तो इस पर जो
इसका जो वॉल्यूम स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा F अपॉन A। यहाँ फोर्स जो कि हम एक्सटर्नल फोर्स यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं वो है F, और A जो है ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। अब है शियरिंग स्ट्रेस, जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस विच इज शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस विच इज इक्वल्स टू, देखिए शियरिंग स्ट्रेस का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी, कोई सपोज करिए कोई क्यूबिकल बॉडी है, तो उसके जो नीचे वाला जो सरफेस है उस सरफेस को अगर हम फिक्स कर दें और एक फोर्स उसके अपर सरफेस पर टेंजेंशियली लगाएं, टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, तो शियरिंग स्ट्रेस का मतलब है कि टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स जो कि उसके उस बॉडी के अपर सरफेस पर टेंजेंशियली लगाते हैं, अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स को, और एरिया जो है जिस सरफेस पे लगता है उसकी एरिया को यहाँ लिया जाता है, और ये हो जाएगा आपका F अपॉन, मान लीजिए कि टेंजेंशियल फोर्स F है और जिस एरिया पे ये लगता है उसकी एरिया, सरफेस पर ये लगता है उसकी एरिया अगर A है, तो शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू F अपॉन A। और इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो होती है यह है फ्रैक्शनल चेंज इन शेप एंड साइज produced in the body is known as strain। यानी कि strain इक्वल्स टू हो जाएगा change in size upon original साइज। अब स्ट्रेन, जिस तरीके से स्ट्रेस तीन तरीके के होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस, उसी तरीके से स्ट्रेन भी तीन तरीके के होते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रेन में, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखिए यहाँ पे चेंज इन लेंथ जो है वो डेल्टा एल है और ओरिजिनल लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब सेकेंड है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन जो होगा वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है ये आपका डेल्टा वी है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो वी है, और यहाँ पे माइनस का साइन।
माइनस का साइन यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि तो वॉल्यूम में जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो थर्ड पॉइंट है शेयरिंग स्ट्रेन, ये विच इज़ इक्वल्स टू थीटा और विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल है कि अगर क्यूबॉइड का अगर लोअर सरफेस अगर फिक्स है और उसके अपर सरफेस पर टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है तो अपर सरफेस जो है एंगल थीटा से शेयर्ड कर गया है, मतलब कि उसका जो है शेप अपर सरफेस जो है वो एंगल थीटा से आगे की ओर स्लाइड कर गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो शेयरिंग स्ट्रेन होगी वो थीटा के बराबर होगी और जो इसकी वैल्यू होगी वो डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल के बराबर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन थैंक यू।